तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स, जो 12th क्लास की सेकंड यूनिट का पार्ट है। तो देखिए, जेनेटिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं आनुवंशिकी विज्ञान, और जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क। तो जेनेटिक्स को हम हिंदी में आनुवंशिकी विज्ञान भी बोलते हैं, और जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, और जिसमें जेनेटिक्स हमें सिखाती है कि एक्चुअल में जीन्स क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। लेकिन जेनेटिक्स को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे जेनेटिक्स से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, तो जो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बगैर जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जो टर्म है जेनेटिक्स, इसकी बात करते हैं। द टर्म जेनेटिक्स इज डिराइव्ड, मतलब कि जो ये जेनेटिक्स नाम की टर्म है ये आई कहां से है। द टर्म जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जेनेसिस। तो जेनेटिक्स नाम की जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से आई है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसका नाम है जेनेसिस। और ग्रीक लैंग्वेज में जेनेसिस का मीनिंग होता है ओरिजिन। क्या होता है, मैंने आपको जो जेनेटिक्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, और ग्रीक वर्ड कौन सा, जेनेसिस। और ग्रीक भाषा में जिसका मीनिंग क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन, और ओरिजिन का हिंदी मीनिंग होता है शुरुआत होना, ठीक है ना। तो ये तो है जो जेनेटिक्स है वो एक जेनेसिस नाम के ग्रीक वर्ड से क्या हो रखी है, डिराइव हो रखी है। अब बात यह आती है कि जो जेनेटिक्स जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। तो इसमें क्या है, इट इज प्रपोज्ड बाय द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड विलियम बेटसन इन 1905। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम बेटसन। तो विलियम बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में जेनेटिक्स नाम की टर्म को दिया था। तो ये तो है, आपको ने बताया कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स जो टर्म है वो डिराइव कहां से हुई है, और जेनेटिक्स जो टर्म है इस टर्म को सबसे पहले इट वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नेम द विलियम बेटसन। और विलियम बेटसन ने इस टर्म को 1905 मतलब कि 1905 ईस्वी के अंदर उसने जेनेटिक्स नाम की टर्म को दिया था। तो देखिए, जेनेटिक्स की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन हम देखें तो जेनेटिक्स एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, तो यहां पे हम लिख देंगे इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। साथ में क्या है, एक्चुअल में हमें जेनेटिक्स क्या बताएगी कि जीन्स क्या होते हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, और वो हाउ दे वर्क, और वो काम कैसे करते हैं। तो जेनेटिक्स एक स्टडी है, किसकी, स्टडी ऑफ जीन्स। साथ में किसकी एक टर्म और है, द टर्म इज द हेरिडिटी। इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इनहेरिटेंस। सिंपली you can say the heredity, or you can say the inheritance. The study of the genes, the heredity, and the variations. तो जेनेटिक्स एक स्टडी है किसकी, इट इज द स्टडी ऑफ द जीन्स, स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड स्टडी ऑफ द वेरिएशंस। एंड साथ में हम बोल सकते हैं एंड दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इफेक्ट दीज जीन्स एंड दीज वेरिएशंस।
तो जेनेटिक्स तो ओवरऑल मिला के डेफिनेशन क्या बनती है जेनेटिक्स की? तो जेनेटिक्स एक स्टडी है किसकी? जीन्स की, साथ में किसकी? इनहेरिटेंस की। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। क्या बताया मैंने आपको? द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन of characteristics from one generation to the next generation is called as the inheritance। कि एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना, तो एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना, इस मैकेनिज्म को, उनके पास होने के तरीके को ही, उसके मैकेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस, और यू कैन से द हेरिडिटी। एंड व्हाट अबाउट द वेरिएशन? तो देखिए दुनिया के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है? वो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। क्या बताया मैंने आपको? दुनिया के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिविजुअल इन दिस नेचर रिप्रोड्यूस, एंड और यू कैन से ईच इंडिविजुअल इन नेचर परफॉर्म रिप्रोडक्शन, एंड बाय द रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग्स। तो दुनिया के अंदर हर एक इंडिविजुअल क्या करता है? रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है? वो अपनी ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो अपनी संतान पैदा करता है, और उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अपने पेरेंट्स की, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई हैं वो ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी भी हो सकती हैं, या उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को ही क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द वेरिएशंस। तो देखिए एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और हम नोट करते हैं कि उस क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी की हाइट सेम नहीं होती, सभी का स्किन कलर सेम नहीं होता, सभी का हेयर कलर सेम नहीं होता, सभी का आई कलर सेम नहीं होता, सभी का बिहेवियर सेम नहीं होता, सभी का इंटेलिजेंसी लेवल भी सेम नहीं होता। हालांकि हम सब एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्लासरूम में जो बच्चे हैं ऑल ऑफ दे आर द ह्यूमन बींग्स, वो सारे के सारे एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हाइट में डिफरेंस है, स्किन कलर में डिफरेंस है, आई कलर में डिफरेंस है, इंटेलिजेंसी लेवल में डिफरेंस है। तो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने के बावजूद भी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस को ही क्या बोलते हैं? दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज द वेरिएशंस में। आगे हम पढ़ेंगे पूरा इसको डिटेल में कि वेरिएशंस होती क्या है, और वेरिएशंस की जो टाइप है वो कितनी टाइप होती है वेरिएशंस की। तो सिंपली हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटी एंड द स्टडी ऑफ द वेरिएशंस एंड दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स which affect these genes and these variations। तो this is the simple definition of the genetics। तो सिंपली आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हम आपको बताएंगे कि जेनेटिक्स के जो वर्किंग फील्ड हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जेनेटिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो कितनी हैं। जेनेटिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो कितनी हैं। जेनेटिक्स के जो अभी जेनेटिक्स के देर आर 3 वर्किंग फील्ड्स ऑफ द जेनेटिक्स, और यू कैन से देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं अलग अलग, जिन्हें हम बोलते हैं, एक तो होती है क्लासिकल जेनेटिक्स, एक है हमारी मोलिकुलर जेनेटिक्स, और जो थर्ड है वो है हमारी इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। देखिए सिंपली क्या है, जेनेटिक्स के देर आर 3 वर्किंग फील्ड्स ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के 3 वर्किंग फील्ड हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स।
तो देखिए क्लासिकल जेनेटिक्स हम कहते किसे हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स हमें बताती है किसके बारे में? तो देखिए 10th क्लास के अंदर आपका चैप्टर आया था, चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उस चैप्टर के अंदर आपने थोड़ा बहुत पोर्शन जेनेटिक्स का पढ़ रखा है, और उसमें आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो मेंडल ने जेनेटिक्स के फील्ड में अपने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्लासिकल जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उन लॉज को जो किसने दिए थे, विच वर गिवन बाय द मेंडल, जो मेंडल के द्वारा दिए गए थे। तो क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ मेंडल। साथ में हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस, what is chromosomal theory of inheritance, what is the chromosomal theory of inheritance, what are the genetic disorders, what is the pedigree analysis, what is the mutation। ठीक है ना? तो ये कई सारे जो चीजें हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मेंडल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशन, एपिस्टेसिस, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स। तो क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मेंडल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, और एट्रोप्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें हम किसमें के अंदर पढ़ते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। सेकंड जो ब्रांच है जेनेटिक्स की वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द जीन्स, कि जीन्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ द डीएनए। ठीक है ना? साथ में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और क्या पढ़ते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन। और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? जीन रेगुलेशन। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमें बताती है कि जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए की कॉपी कैसे होती है। फिर बात आती है किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की, मतलब कि डीएनए से आरएनए बनना ही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। और फिर एमआरएनए के अकॉर्डिंग बनना प्रोटीन का, वो कहलाता है ट्रांसलेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और जीन रेगुलेशन क्या होता है। क्योंकि एक सेल के पास थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमें सिखाएगी, हमें बताएगी कि एक सेल अपने अंदर मौजूद जो अलग अलग जीन्स हैं उनका रेगुलेशन कैसे करती है। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच है जेनेटिक्स की वो है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। आप समझ गए होंगे इसके इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कि अर्थ के ऊपर नेचर के अंदर स्पीसीज टू स्पीसीज इवोल्यूशन कैसे हुआ है, लाइफ के अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है। हम देखते हैं पहले जो लाइफ फॉर्म थी वो किसी और तरह की थी लाखों करोड़ों साल पहले। एट प्रेजेंट जो लाइफ फॉर्म है वो किसी और तरह की है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना? कुछ बॉडी फीचर हमारी बॉडी में पहले थे अब नहीं है, जो पहले, ठीक है ना, और जो पहले नहीं थे वो अब हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इवोल्यूशन से जुड़ी होती है हमारे। तो इवोल्यूशन होने के दौरान हमारी जेनेटिक्स के अंदर ही बदलाव आया है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बोला गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे
वो एप लाइक थे, मतलब कि जैसे कि जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, तो एप लाइक एंसेस्टर थे हमारे, जो हमारे पूर्वज थे वो एप लाइक थे। और आपको पता है जो एप्स वो किस तरह के हैं। तो जब ह्यूमन बींग्स के जो एंसेस्टर थे एप लाइक थे, अब एप के बॉडी फीचर कैसे होते हैं आप सभी को पता है। क्या हमारे बॉडी फीचर एट प्रेजेंट एप लाइक है? नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है, और एवोल्यूशन के दौरान हमारी जेनेटिक्स भी चेंज हुई है। मतलब कि जो हमारे पहले जीन टाइप थे, जो बॉडी फीचर्स थे, वो किसी और तरह के थे, क्योंकि जो हमारा डीएनए था उस टाइम पे, हमारा जो जीन टाइप थे वो किसी और तरह के थे, हमारा जीनोटाइप किसी और तरह का था। तो टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन के साथ साथ हमारी जेनेटिक्स, मतलब कि हमारा जीनोटाइप भी क्या हुआ, चेंज हो गया। और जीनोटाइप के चेंज होने के साथ साथ हमारा फिनोटाइप भी क्या हो गया, बदल गया। तो वो जेनेटिक्स जो हमें इस चीज के बारे में बताए कि इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जीन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो पहले किस तरह के थे, बीच में किस तरह के होंगे, अब एट प्रेजेंट किस तरह के हैं, आगे कैसे होंगे। तो सारी बातें हम हमारी इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, या फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी इसी का पार्ट है, ठीक है ना, जो हम एवोल्यूशन के बारे में बताएगी कि एवोल्यूशन का जो बेसिक मैकेनिज्म वो क्या होता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है। तो ये आपको मैंने बताया कि दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ द, और यू कैन से दीज आर द 3 वर्किंग फील्ड्स ऑफ द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के हमारे 3 वर्किंग फील्ड हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और एक क्या हमारा इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ और बेसिक बातें जेनेटिक्स के अंदर कि जेनेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस एक वर्ड इसके अंदर आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। किसको बोला है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। किसको बोला आपने, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि एक जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरी जनरेशन के अंदर पास होना, इसको ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। और एक टर्म और है, उस टर्म का नाम है हेरिडिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी, इस डेफिनेशन के अंदर एक बात और जोड़ दो, क्या, क्योंकि इनहेरिटेंस हमने किसको कहा है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी, द मैकेनिज्म ऑफ, हालांकि दे आर ऑलमोस्टली द सेम थिंग, द मैकेनिज्म ऑफ transmission of characteristics from one generation to the next। तो देखिए बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। एक तो इनहेरिटेंस के बारे में तो आपको क्या बताया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कि एक जनरेशन के फीचर्स का दूसरी जनरेशन के अंदर पास होना, इट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज द हेरिडिटी, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी के अंदर पास होना, वो तो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस।
क्या कहलाएंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज द हेरिडिटी? द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि एक जनरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरी जनरेशन के अंदर किस मैकेनिज्म से पास होते हैं, उस मैकेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेंस एंड द हेरिडिटी, है ना। ऑलमोस्टली दे आर द सेम थिंग, बट देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इनहेरिटेंस, कि एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी के अंदर पास होना इनहेरिटेंस, और एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी के अंदर पास कैसे होते हैं वो क्या है, इट इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी सिंपली। तो ये हमने आपको बताया कि व्हाट इज द जेनेटिक्स, व्हाट आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द जेनेटिक्स, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इनहेरिटेंस सिंपली। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन, कि वेरिएशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन। अब वेरिएशन किसे कहते हैं? व्हाट आर द वेरिएशंस, कि वेरिएशन किसे कहते हैं? भाई वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, डिफरेंस मतलब कि अंतर, ठीक है ना। अब वेरिएशन किसे कहते हैं? द डिफरेंसेस बिटवीन द, बिल्कुल सिंपली बोले तो द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज। बिल्कुल सिंपल से हम बोलेंगे कि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच के डिफरेंसेस को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द वेरिएशंस। भाई देखिए अब इसमें क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं ना, वो 99.99% क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। मतलब कि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी के पास जीन टाइप क्या होते हैं, ऑलमोस्टली बिल्कुल सेम होते हैं। ऑलमोस्टली 99.99% सभी के अंदर सिमिलरिटी होती हैं। तो बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। हालांकि हम सब के बीच में जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर हैं। हमारे बॉडी फीचर में कुछ मतलब कि कुछ अंतर है हमारे अंदर, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोलें कि डिफरेंसेस में क्या आता है, जैसे कि हाइट एक वेरिएशन है, जैसे कि स्किन कलर भी क्या है, एक वेरिएशन है, जैसे कि आई कलर भी क्या है, एक वेरिएशन है, इंटेलिजेंसी भी क्या है, इंटेलिजेंसी भी एक वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, अब सभी की हाइट सेम नहीं होती, ये हमारे बीच की एक वेरिएशन है। सभी का स्किन कलर सेम नहीं होता, ये भी हमारे बीच की क्या एक वेरिएशन है। सभी का आई कलर भी सेम नहीं है, सभी का इंटेलिजेंसी लेवल भी सेम नहीं होता। तो ये हम सब के बीच के डिफरेंसेस हैं, और सेम स्पीसीज से बिलोंग करने के बावजूद भी, ठीक है ना, हमारे बीच में इन डिफरेंसेस का होना, इन डिफरेंसेस को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द वेरिएशंस। अब वेरिएशंस की अगर मैं बात करता हूं कि वेरिएशंस की जो टाइप है वो दो है। वेरिएशंस कितने तरह की होती हैं भाई? वेरिएशंस तो दो तरह की होती हैं। अगर हम कॉमन सी बात करें तो वेरिएशंस कितने तरह की होती हैं? वेरिएशंस तो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कंटिन्यूस वेरिएशंस। कौन सी वेरिएशन होती है? एक तो कुछ तो होती हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस, और कुछ होती हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। तो देर आर टू
types of variations, the continuous variations and the discontinuous variations. अब इन दोनों तरह की वेरिएशंस के अंदर क्या है, डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, हम सिंपली बात करें कि दीज आर द वेरिएशंस whose appearance तो कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशन होती हैं जिनकी अपीयरेंस नॉर्मल होती है. क्या बताया आपको, कंटिन्यूस वेरिएशन वेरिएशंस की वो टाइप हैं जिनकी अपीयरेंस जनरली कैसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं. अब देखिए जैसे कि एक क्लासरूम की बात करते हैं सिंपली. एक क्लासरूम के अंदर जितने ही बच्चे हैं सभी की हाइट क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है. कोई 5 फुट का होता है, कोई 5 फुट 2 इंच का होता है, कोई 5 फुट 5 इंच का होता है, कोई 5 फुट 10 इंच का है. तो इसका मीनिंग क्या है, हाइट एक वेरिएशन है. हाइट क्या है, एक तरह की वेरिएशन है. लेकिन मैंने हाइट को किस वेरिएशन में काउंट किया है, मैंने हाइट को इस कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर काउंट किया है. अब किसी की हाइट अगर 5 फुट है तो वो पर्सन देखने में एबनॉर्मल नहीं लगेगा. अब जो 5 फीट की हाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है. किसी की हाइट 5 फीट 3 इंच है तो वो भी नॉर्मल है. किसी की हाइट 5 फीट 6 इंच है वो भी क्या है, नॉर्मल है. भी 5 फीट 10 इंच है वो भी नॉर्मल है. इसका मीनिंग क्या है, तो कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशन होती हैं जिनकी अपीयरेंस जनरली कैसी होती है, नॉर्मल होती हैं. जो देखने में क्या लगती हैं, बिल्कुल नॉर्मली अपीयर होती हैं, जिनको देखने में कोई भी उनको एबनॉर्मल नहीं बोल सकता, वो ओड नहीं लगती. अब किसी का कलर, अगर किसी का स्किन कलर एक्सट्रीमली फेयर है, बहुत ज्यादा गोरा है वो, तो ये भी एक, तो वो भी देखने में एबनॉर्मल नहीं होगा. तो वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो द कंटिन्यूस वेरिएशन. अब किसी का स्किन कलर हल्का सावड़ा है, एवरेज है, तो वो भी देखने में एबनॉर्मल नहीं लगेगा. और अगर किसी का स्किन कलर अगर एक्सट्रीमली डार्क भी है ना, तो वो भी देखने में एबनॉर्मल नहीं लगेगा. ठीक है ना. तो वो वेरिएशन जिनकी जनरल अपीयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल, उन वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस वेरिएशंस. अब इसके बारे में एक खास बात और है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो है वो इंडिविजुअल्स के बीच में आती क्यों है, वो किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर इंड्यूस क्यों होती हैं. तो इसका मेन रीजन क्या है, सच टाइप ऑफ वेरिएशंस अकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. तो कंटिन्यूअस वेरिएशन का कारण क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर के कारण इंड्यूस होती हैं. 11th क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था मियोसिस, और मियोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर वेरिएशंस के होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, वो क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन इंड्यूस होता है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में ये वेरिएशंस क्या होती हैं, इंड्यूस होती हैं. तो मैं एक बार और रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि कंटिन्यूअस वेरिएशन की वो टाइप है जिनकी जनरल अपीयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ये दिखने में एबनॉर्मल नहीं होती. और इनका मेन रीजन क्या है, सच टाइप ऑफ वेरिएशंस अकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. अब इससे कंपेयर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. अब इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा क्या लिखेंगे कि दोज वेरिएशंस हुज अपीयरेंस
इज एबनॉर्मल। तो ऐसी वेरिएशन जिनकी अपीयरेंस कैसी होती है, एबनॉर्मल होती है, क्या बोलते हैं उनको? सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड एज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब देखिए, अगर किसी की हाइट 2.5 से 3 फीट है तो उसका मीनिंग क्या है? तो वो अब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के अंदर आ गया, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन बीइंग के केस में नेचुरली किसी की भी हाइट नॉर्मली, अगर वो पर्सन जेनेटिकली नॉर्मल है तो नॉर्मली किसी की भी हाइट 2.5 से 3 फीट होती ही नहीं है। उसकी हाइट 2.5 से 3 फीट है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस पर्सन के जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके डीएनए के अंदर, इसके जीन्स के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हो चुकी है। इसी कारण उसकी जो हाइट है वो 2.5 से 3 फीट है। इसका मीनिंग क्या है? और अगर किसी पर्सन की हाइट 2.5 से 3 फीट है, इसका मीनिंग क्या है? तो वो देखने में हमें नॉर्मल नहीं लगेगा। तो ये कैसी अपीयरेंस होगी? इट इज एन एबनॉर्मल अपीयरेंस। तो वो वेरिएशन, अब हम देखते हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। और डाउन सिंड्रोम जिस भी पर्सन को होता है, वो पर्सन बर्थ टाइम से कैसा होता है? मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है वो बंदा। वो पर्सन कैसा मिलेगा आपको? मेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब कि वो जन्मजात आपको मंदबुद्धि मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके जीन्स के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो जन्म से ही क्या मिलेगा? मेंटली डिस्टर्ब्ड आपको नहीं मिलेगा। तो मेंटली रिटार्डेशन उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक हम बोलेंगे इसमें कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जिनकी अपीयरेंस एबनॉर्मल होती हैं, जो दिखने में नॉर्मल नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है ना। और इसका कारण क्या है? सच टाइप ऑफ वेरिएशंस अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। तो जितने भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जितने भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को शो करते हैं। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तब इंड्यूस होते हैं जब या तो जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्रोमोसोमल नंबर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो जो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सभी एबनॉर्मल अपीयरेंस इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और जेनेटिक डिसऑर्डर के होने का कारण क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनका कारण है म्यूटेशन। और म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सडनली हमारे जीन्स के अंदर, क्रोमोसोमल नंबर के अंदर कोई क्या आता है, कोई चेंज आता है, और बाद में ये चेंज क्या बन जाता है? परमानेंट। और परमानेंट होने के साथ साथ ये चेंज क्या करता है? फिर ये इट स्टार्ट टू बी इनहेरिटेड, मतलब कि परमानेंट होने के साथ साथ फिर ये चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या करता है? पास होना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमने पढ़ा कि व्हाट आर द वेरिएशंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस। तो हमने पढ़ा व्हाट इज द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक्स जो टर्म है वो ड्राइव कहाँ से हुई है। फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स के कितने वर्किंग फील्ड हैं। फिर हमने बताया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी, एंड व्हाट आर द वेरिएशंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द जीन, व्हाट आर द टाइप ऑफ द जीन, एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द जीन सिंपली। थैंक यू।